नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज देखेंगे कि यूपी के सीएम योगी के आगे क्यों झुकी बीजेपी, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है सरकार का प्लान, जानेंगे टीएमसी में जाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं बीजेपी नेता, राजस्थान में बीजेपी में क्यों छिड़ा हुआ है बवाल, बात करेंगे राम मंदिर की जमीन मामले पर दिग्विजय के तंज की, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान, 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं, राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी ये योजना। महामारी की दूसरी लहर को काबू में पाने का तेलंगाना सरकार ने किया दावा, राज्य में लगाई गई सभी पाबंदियों को पूरी तरीके से किया समाप्त, केंद्र का निर्देश मुश्किल अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुई समाप्त, महामारी को लेकर बनाए नियमों का पालन करें लोग। सीबीएसई के फॉर्मूले पर कई छात्रों ने जताई आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, महामारी के चलते रद्द कर दी गई थी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, छात्रों को अंक देने के लिए सीबीएसई ने तैयार किया है फॉर्मूला। न्यूनतम मजदूरी तय करने को लेकर श्रम मंत्रालय का दावा, सरकार का न्यूनतम वेतन तय करने में देरी का कोई इरादा नहीं, सरकार ने इसे लेकर बनाया है विशेषज्ञों का समूह, विशेषज्ञ समूह को लेकर उठ रहे हैं सवाल। सुर्खियों के बाद बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। पूर्व नौकरशाह एके शर्मा के मामले में आखिरकार पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ के आगे झुकने के संकेत दे दिए हैं। पीएम मोदी अपने करीबी रहे इस अफसर को यूपी सरकार में मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जिद के चलते 6 महीने से वो सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं और अब ये तय होता दिख रहा है कि योगी एके शर्मा को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इस साल की शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने अपने बेहद करीबी आईएएस अफसर एके शर्मा को समय से पहले रिटायरमेंट लेने और राजनीति में आने का ऑफर दिया। दावा किया गया था कि एके शर्मा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। यूपी के मऊ जिले के रहने वाले नौकरशाह एके शर्मा नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और यूपी विधान परिषद के लिए चुन लिए गए। पीएम मोदी एके शर्मा पर जितना भरोसा करते हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनको उतना ही कम पसंद करते हैं और इसके पीछे का कारण भी एके शर्मा की प्रधानमंत्री से नजदीकियों को माना जा रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को एके शर्मा का यूपी आना रास नहीं आया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के तमाम संकेतों के बाद भी योगी आदित्यनाथ एके शर्मा को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए तैयार नहीं हुए। एके शर्मा शुरुआत में तो लखनऊ में डेरा डाले रहे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा। इसे लेकर मोदी सरकार और योगी सरकार के बीच राजनीतिक लड़ाई भी सामने आ गई। इसकी झलक 5 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर दिखी, जब पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का ट्वीट तक नहीं किया। बाद में योगी जब दिल्ली पहुंचे तो उनकी तीनों नेताओं के साथ अलग अलग बैठक हुई। योगी दिल्ली से लखनऊ लौटे तो बीजेपी ने दावा किया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये दावे सच होते नहीं दिख रहे हैं। योगी मोदी की पसंद एके शर्मा को मंत्री बनाने के लिए अभी भी तैयार नहीं हुए हैं। इसके बाद अब पार्टी ने एके शर्मा को संगठन में जगह देने का फैसला किया। एके शर्मा को उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। यानी साफ है कि मोदी और योगी के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई अभी भी जारी है, या फिर योगी आदित्यनाथ की जिद के आगे पीएम मोदी झुक गए हैं, क्योंकि एके शर्मा पीएम मोदी के कहने पर ही राजनीति में आए थे। पीएम के साथ उनकी करीबी 2001 में तब से है जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम पद की शपथ ली थी। मोदी ने एके शर्मा को कई अहम जिम्मेदारियां दी थी। 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो शर्मा भी दिल्ली आ गए थे। एके शर्मा को यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनावों की तैयारियां जम्मू कश्मीर में भी हो रही हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार इस साल के अंत में घाटी में विधानसभा चुनाव करा सकती है। इसे लेकर पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है, तो क्या हो सकता है बैठक में खास, देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नए चुनाव कराने के संकेत मिल रहे हैं। गृह मंत्रालय में घाटी को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। 3 साल से घाटी में चुनी हुई सरकार नहीं है। पहले राज्यपाल शासन और फिर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अभी भी यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। सरकार घाटी में राष्ट्रपति शासन को और अधिक समय तक नहीं रखना चाहती है। इसके साफ साफ संकेत मिलने लगे हैं कि जल्दी ही घाटी में चुनाव हो सकते हैं। इसे लेकर पीएम मोदी ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें घाटी के प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी,
जेकेएपी सहित सभी क्षेत्रीय पार्टियों को न्योता दिया गया है। 24 जून को ये बैठक पीएम आवास पर होगी। पीडीपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने बैठक में शामिल होने के संकेत दिए हैं। पीडीपी की ओर से कहा जा रहा है कि पीएम के न्योते को लेकर वो पहले अपनी पार्टी के अंदर सदस्यों की राय जानेंगे, उसके बाद ही फैसला लेंगे। वैसे संकेत यही हैं कि राज्य के लगभग सभी दल बैठक में शामिल होने को तैयार हैं। बैठक के एजेंडे को लेकर सरकार की ओर से तो कुछ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये बैठक घाटी में चुनाव कराए जाने को लेकर बुलाई गई है। साथ ही नए सिरे से कराए गए परिसीमन पर भी सरकार चर्चा कराना चाहती है। घाटी में विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था, जो कुछ समय में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। अगर बैठक में सहमति बन जाती है तो इस साल के नवंबर में या फिर अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ घाटी में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सरकार की कोशिशों को नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन मिलते दिखाई दे रहा है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उनकी पार्टी परिसीमन निर्धारण के खिलाफ नहीं है और केंद्र से बातचीत के सारे रास्ते खुले हैं। इस साल की शुरुआत में घाटी में डीडीसी चुनाव कराए गए थे। खास बात ये कि जिन स्थानों पर सरकार 3 साल से लोकसभा चुनाव नहीं करा पाई, वहां डीडीसी चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीडीसी चुनाव के बाद से ही सरकार घाटी में विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक ही देश में महामारी की दूसरी लहर आने के चलते ये तैयारियां पटरी से उतर गई थीं। लेकिन अब हालात सही होते दिख रहे हैं, जिसके बाद घाटी में चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बीजेपी यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों की तैयारी में है। तैयारी घाटी में विधानसभा चुनावों को लेकर भी चल रही है, लेकिन जहां हाल ही में चुनाव हुए हैं वहां बीजेपी का ध्यान नहीं है। पश्चिम बंगाल में पार्टी नेता लगातार बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, तो टीएमसी में जाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हार को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। चुनावों के दौरान भी बीजेपी में कलह मची हुई थी, क्योंकि टिकट वितरण के समय पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की जगह टीएमसी से कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को अधिकांश टिकट दे दिए गए। दूसरे दलों के नेताओं को टिकट देने के मामले में बीजेपी की हड़बड़ी को इसी बात से समझ सकते हैं कि पार्टी ने ऐसे लोगों को भी टिकट दे दिया था जो कांग्रेस और टीएमसी में शामिल थे, और टिकट का ऐलान होते समय वो अपनी अपनी पार्टी के प्रचार में जुटे थे। बाद में बीजेपी को अपने उम्मीदवार बदलने पड़े थे। दल बदलुओं को दिए गए टिकट से पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे और उनकी नाराजगी चुनाव परिणामों में साफ दिखी, जब बीजेपी अपनी कई मजबूत सीटें भी हार गई। चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता तथागत रॉय ने कहा था कि बीजेपी ने टीएमसी के लोगों को टिकट देकर अपनी हार तय कर ली है। टीएमसी के लोग वापस टीएमसी में चले जाएंगे और जो लोग 5 साल से पार्टी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो ये सोचकर कि पार्टी में उनकी कोई पूछ परख नहीं है, वो भी पार्टी से किनारा कर लेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। तथागत रॉय के बयान को भले ही पार्टी ने खारिज कर दिया हो, लेकिन रॉय सच साबित होते दिख रहे हैं। टीएमसी से बीजेपी में आए नेता अब वापस टीएमसी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी के नेताओं से वो लगातार मिल रहे हैं। मुगल रॉय की टीएमसी में वापसी के बाद ये घर वापसी और तेज हो गई है। अब ताज़ा मामला बंगाल के वीरभूम जिले का है, जहां 300 बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में वापस लौट गए। टीएमसी में वापसी के लिए इन लोगों ने पार्टी दफ्तर के बाहर भी धरना दिया, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करने से मना कर चुकी थी जो चुनावों से ठीक पहले टीएमसी छोड़ गए थे। लेकिन जब इन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू किया तो पार्टी को अपने फैसले पर विचार करना पड़ा। सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी में शामिल करने से पहले उन्हें गंगाजल से शुद्ध किया गया, उसके बाद उन्हें टीएमसी में शामिल किया गया। टीएमसी में वापस लौटे लोगों का कहना है कि भाजपा में शामिल होने से हमें फायदा के बदले नुकसान हुआ। हम अपनी इच्छा से दोबारा वापस आना चाहते हैं। बीजेपी में हमारा मन अशुद्ध हो गया था, इसलिए गंगाजल से हमने खुद को फिर से अपने मन को शुद्ध कर दिया है। बीजेपी के लिए मुश्किलें सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ही बीजेपी के अंदर कलह मची हुई है। पार्टी जहां सत्ता में है वहां भी, और जहां विपक्ष में है वहां भी। राजस्थान का मामला तो अलग है, यहां कांग्रेस के अंदर भी कलह मची हुई है, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की कलह तो कांग्रेस से भी बड़ी है। यहाँ पार्टी में विभाजन की स्थिति दिख रही है। वसुंधरा समर्थकों ने इसे लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। तो क्या है राजस्थान में वसुंधरा समर्थकों की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में सियासी संग्राम चल रहा है। कांग्रेस में कलह के बीच अब बीजेपी में लड़ाई खुलकर देखने को मिल रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया चुप्पी साधे हुए बैठी हैं।
सचिन पायलट कांग्रेस से नाराज हैं, उन्हें मनाने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व कर रहा था, तो वहीं बीजेपी वसुंधरा के मामले में कुछ भी नहीं बोल रही। लेकिन कुछ बीजेपी नेता अब खुलकर वसुंधरा का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वसुंधरा ही बीजेपी है, अब बीजेपी ही वसुंधरा है। अगर वसुंधरा नहीं होंगी तो बीजेपी का अस्तित्व राजस्थान में खत्म हो जाएगा। उन्हीं के दम पर पार्टी सत्ता में आई थी। पार्टी के पास और कोई मजबूत चेहरा नहीं है और अगर वो नहीं रहेंगी तो सत्ता वापसी बीजेपी के लिए मुश्किल है। वसुंधरा समर्थक मंच बनाकर संगठन का विस्तार कर रही हैं और इस बीच जंग में विधायक मदन दिलावर, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी और पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा भी उतर आए हैं, जो खुलेआम वसुंधरा का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि ये मांग एक साजिश के तहत की जा रही है। चुनावों में अभी लंबा समय है, ये कोई वक्त नहीं है कि नेतृत्व की मांग की जाए। बेमौसम बरसात क्यों की जा रही है, ये समझ के परे है। राजस्थान में इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही परेशान हैं, लेकिन बीजेपी के लिए दिक्कत ये है कि वसुंधरा समर्थकों ने पार्टी में विभाजन के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी के लिए परेशान करने वाली खबर राम मंदिर को लेकर भी आ रही है। यहाँ जमीन को लेकर हुई गड़बड़ी के मामले में पार्टी घिरती हुई दिख रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे लेकर बीजेपी को घेरा है, तो क्या कहा है दिग्विजय सिंह ने, देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर का मामला बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बीजेपी राम मंदिर को लोकसभा चुनावों से पहले तैयार कर लेना चाहती है, जिससे चुनाव में इसका लाभ उठाया जा सके, लेकिन मंदिर निर्माण का काम शुरुआत से ही मुश्किलों में फंसता दिख रहा है। अब तो मंदिर के लिए खरीदी जा रही अतिरिक्त जमीन का मामला किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत देने लगा है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस बात का खुलासा किया था कि जमीन को काफी महंगे दामों में खरीदा जा रहा है। 10 मिनट में ही जमीन का दाम 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो रहा है। जमीन सौदे की इस गड़बड़ी को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सरकार पर तंज कसा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोई अन्न उगाकर भी देश विरोधी हो जाता है तो कोई चंदा खाकर भी राष्ट्रभक्त। वाह मोदी जी वाह। तो दिग्विजय सिंह का इशारा किसानों के आंदोलन और मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे में हो रही गड़बड़ी को लेकर है। अब देखना है कि बीजेपी की ओर से दिग्विजय सिंह के ट्वीट का क्या जवाब आता है। राम मंदिर मामले को लेकर बीजेपी घिरी हुई है, तो किसानों के आंदोलन से भी उसकी परेशानी कम होती नहीं दिख रही। दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाली किसानों के गुस्से का सामना कई राज्यों में बीजेपी को करना पड़ रहा है। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया, देखिए ये रिपोर्ट। लगभग 7 महीने से दिल्ली की 3 बॉर्डर सिंधु, टीकरी और गाजीपुर पर किसानों का धरना चल रहा है। किसान अड़े हुए हैं कि सरकार को नए कृषि कानून वापस लेने होंगे, लेकिन सरकार कृषि कानूनों की वापसी को तैयार नहीं है। उल्टा वो इन कानूनों को किसानों के हक में बता रही है। शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि हम किसानों के साथ बातचीत को तैयार हैं। यदि किसानों को कानून के किसी भी प्रावधान पर बात करनी है तो रात में भी हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन कृषि कानूनों की वापसी पर कोई बात नहीं होगी। दूसरी ओर किसान भी अड़ गए हैं। किसान संगठनों का दावा है कि ये कानून पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है। ऐसे में कानून के किसी प्रावधान पर बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। पूरा कानून ही वापस होना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि भारत सरकार ने जो कृषि कानून बनाए वो किसानों के हित में नहीं है, इसलिए किसानों ने पिछले 7 महीनों से देश की राजधानी को घेर रखा है। कहाँ बैठे हम? हमारा कोई घर है वहाँ? सरकार को इस पर शर्म नहीं आती? सरकार ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान वापस जाएगा। किसान तभी वापस जाएगा जब मांगे पूरी हो जाएंगी। हमारी मांग है ये कानून रद्द हो, एमएसपी पर गारंटी दी जाए। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार के संकेत मिलने लगे हैं। मंत्री बनने की उम्मीद वाले बीजेपी के बड़े नेता अब दिल्ली पहुंचने लगे हैं, लेकिन किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा ये तस्वीर साफ नहीं है। तो कब तक हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी का हर बड़ा नेता इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए है। संकेत है कि कभी भी पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। कई नेता तो ये मान चुके हैं कि उन्हें शपथ लेने का बुलावा कभी भी आ सकता है। तो कई नेता ऐसे भी हैं जो मंत्री बनने की चाह लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि मंत्री वो ही बनेगा जो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर संघ की पसंद हो। इस विस्तार में सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। यूपी से अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। 3 मंत्री जेडीयू के भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं।
एलजेपी को लेकर संशय बना हुआ है क्योंकि पशुपति पारस ये दावा कर रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं। उनका दावा रामविलास पासवान की सीट पर भी है। पासवान केंद्र में मंत्री थे, लेकिन बीजेपी चिराग पासवान से एकदम से दूरी बनाने के पक्ष में नहीं दिख रही है। मंत्री बनने की उम्मीद में असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी मंत्री बनने वालों में लगभग तय माना जा रहा है। यूपी में प्रियंका गांधी की सक्रियता को देखते हुए वरुण गांधी पर भी बीजेपी दांव खेल सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में ओबीसी मतदाताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे को भी मंत्री बनाया जा सकता है। नारायण राणे और देवेंद्र फडणवीस का नाम भी इस सूची में शामिल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए दिनेश त्रिवेदी पर भी मोदी सरकार दांव खेल सकती है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और लद्दाख के सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो दिन भर की खबरों में आज बस इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।